तो चलिए आज बात करते हैं भारत की डेवलपमेंट जर्नी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की। मतलब ये कि इतना बड़ा देश अपनी ग्रोथ को सबके लिए बराबरी और एनवायरनमेंट की सेहत के साथ कैसे बैलेंस करता है। ये सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? पर असल में यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो किसी भी देश की प्लानिंग के बिल्कुल सेंटर में होती है। मतलब ये पक्का करना कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो देश के हर कोने तक, हर एक इंसान तक पहुंचे। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। एक तरफ चमचमाते हुए शहर और दूसरी तरफ दूर दराज के इलाकों की वो पारंपरिक जिंदगी। बस यही जो फर्क है ना, इसी को हम कहते हैं क्षेत्रीय असंतुलन। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद ना सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक यही थी, ये अनइवन ग्रोथ। ऐसा लग रहा था मानो देश के अंदर ही विकास के कुछ अलग थलग आइलैंड्स बन गए हों। मतलब साफ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो एक जैसा नहीं था। कुछ राज्य और इलाके तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अमीर हो रहे थे, पर वहीं दूसरी तरफ कई सारे इलाके गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे थे। और जो हमारे प्लानर्स थे, उनके सामने सबसे बड़ा काम इसी गैप को, इसी खाई को भरने का था। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए किया क्या गया। अच्छा, यहीं से ना इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसी में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आता है, एक बिल्कुल नया नजरिया। ये स्लाइड दो अलग अलग अप्रोच दिखाती है। एक है खंडीय नियोजन और दूसरा प्रादेशिक नियोजन। अब जो पहला वाला है, खंडीय नियोजन, वो समझिए एक वन साइज फिट्स ऑल जैसा था। मतलब पूरे देश के लिए एक ही प्लान। लेकिन फिर एक नया आइडिया आया प्रादेशिक नियोजन का। इसका फोकस था कि किसी खास पिछड़े हुए इलाके की जरूरतों को समझो और फिर उसके हिसाब से प्लान बनाओ। और इसी प्रादेशिक नियोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था लक्ष्य क्षेत्र नियोजन या टारगेट एरिया प्लानिंग। इसका फंडा बहुत सिंपल था। पहले उन एरियाज को पहचानो जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, और फिर अपने सारे रिसोर्स, सारी कोशिशें बस वहीं पर लगा दो। चलिए अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी पहली केस स्टडी हमें ले चलती है हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे फोकस्ड प्लानिंग से सच में सोशल चेंज लाया जा सकता है। ये है भरमौर, हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो सदियों से आप कह सकते हैं बाकी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ का मौसम बहुत सख्त है और पर्यावरण भी बहुत नाजुक। और यहीं पर रहता है गद्दी नाम का एक जनजातीय समुदाय। तो ये जो गद्दी समुदाय के लोग थे, ये दुनिया से काफी अलग थलग थे। इनकी पूरी जिंदगी भेड़ बकरी पालने और बस गुजारे लायक खेती पर ही चलती थी। और ये लोग ऋतु प्रवास भी करते थे, मतलब मौसम के हिसाब से अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर आया 1970s का दशक और एक बड़ा बदलाव आया। सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना। इसका मेन मकसद था गद्दी लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना। खास तौर पे फोकस था बेसिक चीजों पर, स्कूल, हेल्थ सेंटर, सड़कें और बिजली। अब इस प्रोजेक्ट का असर कितना हुआ, ये समझने के लिए जरा इस नंबर को देखें। 1971 में, मतलब जब ये प्रोजेक्ट ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, तब भरमौर में फीमेल लिटरेसी रेट जानते हैं कितना था? सिर्फ 1.88%। और अब देखिए इस फोकस्ड प्लानिंग का जादू। 2011 तक आते आते ये नंबर बढ़कर सीधा 65% हो गया। सोचिए, ये एक जबरदस्त सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था। ये दिखाता है कि अगर सही जगह पर फोकस किया जाए तो कितने कमाल के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी की तरफ। ये कहानी एक बहुत बड़े, एक मैसिव प्रोजेक्ट की है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने कमाल की उपलब्धियां तो हासिल की, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे एनवायरमेंटल नतीजे भी दिए जिनके बारे में सोचा नहीं गया था। यह है इंदिरा गांधी कैनाल। पहले इसे राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते थे। यह सच में इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। सोचिए, इसे थार के रेगिस्तान की सूखी जमीन तक पानी ले जाने के लिए बनाया गया था। मकसद था उसे हरा भरा करना, और ये दुनिया के सबसे बड़े कैनाल सिस्टम्स में से एक है। लेकिन ये डेवलपमेंट एक दो धारी तलवार साबित हुआ। एक तरफ तो फायदे ही फायदे थे, जमीन हरी भरी हो गई, गेहूं और कॉटन जैसी फसलें उगने लगीं, हवा से जो मिट्टी उड़ती थी वो भी कम हो गई। पर दूसरी तरफ बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से दो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गईं। एक वाटर लॉगिंग, मतलब खेतों में पानी जमा होने लगा, और दूसरी सॉइल सलिनिटी, मतलब मिट्टी में नमक इतना बढ़ गया कि जमीन खराब होने लगी। तो फिर सवाल उठा कि इस नुकसान को कैसे ठीक किया जाए, इस प्रोजेक्ट को ज्यादा सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए।
इसके लिए कई उपाय सामने रखे गए, जैसे कि पानी का मैनेजमेंट सख्ती से किया जाए। ऐसी फसलें उगाई जाएं जिनमें पानी कम लगता हो, जैसे कि खट्टे फल। पानी के नुकसान को रोकने के लिए नहरों को पक्का किया जाए और हाँ, पेड़ लगाने और चारागाह बनाने पर जोर दिया जाए। और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। ये सेक्शन इन दोनों केस स्टडीज से मिले सबक को जोड़कर एक बड़े और ज्यादा गहरे गोल की तरफ ले जाता है। देखिए, भरमौर में जो सामाजिक बदलाव आया और थार रेगिस्तान में जो एनवायरमेंटल चैलेंज सामने आए, इन दोनों कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि असली डेवलपमेंट वो है जो सस्टेनेबल हो, जो टिकाऊ हो। और यही है सतत पोषणीय विकास, या जिसे हम ज्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी असली बुनियाद। 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इसकी एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन दी गई है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन ऐसा करते हुए वो आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की काबिलियत से कोई समझौता ना करे। और यहीं पर आके हम आज के सबसे बड़े सवाल पे रुकते हैं। आज की दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज और नई नई इकोनॉमिक चुनौतियां हैं, वहां भरमौर और थार रेगिस्तान से मिले इन सबक का इस्तेमाल करके हम आज के दौर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करें, और उससे भी बड़ा सवाल, उसे हासिल कैसे करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है,